सो वी वर टॉकिंग अबाउट जुडिशियल रिव्यू, सो लेट्स स्टार्ट इट अगेन। तो भाई जो मतलब ये कह रहे थे, क्या कहते हैं इसको, केशवानंद भारती केस की जो जजमेंट आई थी, ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब वाली जजमेंट दी थी तो उसमें ये वाली ऑब्जर्वेशन, ये वाली कंक्लूजन कुछ निकाली थी, ठीक है। तो क्या थी वो कंक्लूजन? सबसे पहला था कि जितने भी लॉज जो कि एवरेज करते हैं राइट्स को, जो कि पार्ट 3 में दे रखे हैं, वो बेसिक स्ट्रक्चर वाली डॉक्ट्रिन को वायलेट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ठीक है। अगर वो वायलेट करते हैं, ठीक है, बाय एन अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल इन पार्ट 3, मतलब अगर वो वायलेट करते हैं और मतलब या तो कोई अमेंडमेंट लाकर वो वायलेट करें या फिर कोई दूसरा लॉ उसमें इंसर्ट करें 9th शेड्यूल में, तो उस लॉ को हम क्या कर देंगे, इनवैलिडेट कर देंगे इन द एक्सरसाइज ऑफ जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द कोर्ट, ठीक है। ऐसे लोग को इनवैलिडेट कर दिया जाएगा क्योंकि हम अपनी जो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है कोर्ट की, उसको जो है हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है 9th शेड्यूल की, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है 9th शेड्यूल के लॉज की, वो एक्चुअल में ए ऑन टच स्टोन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर कैन बी जज बाय अप्लाइडिंग डायरेक्ट इम्पैक्ट एंड इफेक्ट टेस्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज राइट टेस्ट, ठीक है। मतलब इनकी जो वैलिडिटी है, जो इसमें लॉज ऐड किए गए हैं, वो किस टेस्ट से जो है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर के किस टेस्ट से हम जो है बता सकते हैं, डायरेक्ट इम्पैक्ट और इफेक्ट टेस्ट करके बता सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है और इसका इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। इसको राइट्स टेस्ट भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो अमेंडमेंट की फॉर्म है वो एक रेलिवेंट फैक्टर नहीं है, लेकिन जो उसका कॉन्सिक्वेंसेज होगा वो एक्चुअल में एक डिटर्मिनेटिव फैक्टर है, ठीक है। अमेंडमेंट जो हो रहा है वो तो सही हो रहा है, लेकिन जो इसका कॉन्सिक्वेंसेज होगा वो गलत होगा, ठीक है। जो मेजॉरिटी जजमेंट है केशवानंद भारती केस की, इंदिरा गांधी केस के साथ पढ़ी जाती हैं, ठीक है। रिक्वायर्स द वैलिडिटी ऑफ ईच न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू बी जज ऑन इट्स ओन मैरिट्स। द मेजॉरिटी जजमेंट ऑफ केबी केस read with Indira Gandhi case requires validity of each new constitutional amendment to be judged on its own merits। ये शायद ये इंदिरा गांधी केस के बारे में क्या कह रहे हैं कि खुद हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट उसकी खुद की मेरिट पर जज किया जाएगा, जो एक्चुअल इफेक्ट है और जो इम्पैक्ट है लॉ का राइट्स के ऊपर, ठीक है, और वो फॉर डिटरमाइनिंग वेदर इट डेस्ट्रॉय बेसिक स्ट्रक्चर और नॉट। ये अब तक उसी टेस्ट की बात कर रहे हैं कि हम ये देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय तो नहीं करता या करता है। इवन तो एन एक्ट इज़ प्योर इन 9th शेड्यूल, हो सकता है कि कोई 9th शेड्यूल में एक्ट जो है वो प्योर हो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, लेकिन इट्स प्रोविजन वुड बी ओपन टू अटैक ऑन द ग्राउंड दे डिस्ट्रॉय डैमेज द बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन शायद उसकी जो प्रोविजंस है वो डैमेज कर देंगे बेसिक स्ट्रक्चर को। अगर फंडामेंटल राइट्स या फिर राइट्स जो कि एब्रोगेट किए जाते हैं, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को मतलब हार्म पहुंचाते हैं, तो उनको जो है नल एंड वॉइड कह दिया जाएगा। राइट्स टेस्ट, इनहेरेंट इंट्रिंसिक इनएलिएनेबल राइट्स, एसेंस ऑफ राइट टेस्ट, प्रोसीजर, इम्पैक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, इफेक्ट। अगर 9th शेड्यूल की जो वैलिडिटी है, if the validity of any 9th schedule law has already been upheld by court, it would not be open to challenge such law again on the principle by this judgment। मतलब उसको चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। अगर कोई लॉ 9th शेड्यूल में डाल दिया गया है और उसको पहले से ही अपहेल्ड किया गया है कोर्ट की तरफ से, तो वो चैलेंज नहीं किया जा सकेगा, ठीक है, बाय दिस जजमेंट। अगर कोई लॉ है जो कि वायलेटिव है राइट के पार्ट 3 वाले उसमें, ठीक है, और वो 9th शेड्यूल में इस डेट के बाद प्लेस हुआ है, तो सच ए वायलेशन शैल बी ओपन टू चैलेंज, तो फिर उसको चैलेंज किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म करता है। जैसे कि आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 14 एंड 19 एंड प्रिंसिपल अंडरलाइंग दैम। एक्शन टेकन एंड ट्रांजेक्शन फाइनलाइज एज ए रिजल्ट ऑफ द इम्पंक्ड एक्ट शैल नॉट ओपन टू चैलेंज। एक्शंस टेकन एंड ट्रांजेक्शन फाइनलाइज एज ए रिजल्ट ऑफ द इम्पंक्ड एक्ट शैल नॉट बी ओपन टू चैलेंज। डिस्प्यूटेड डाउटफुल, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब लास्ट में लैंग्वेज थोड़ी ज़्यादा ही मतलब हार्ड सी नहीं कर दी गई। अमेंडमेंट नंबर ये है, ईयर ये है, और भाई उसमें कितने एक्ट्स एंड रेगुलेशन 9th शेड्यूल में ऐड किए गए वो ये है। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया था 1951 का, ठीक है, ये 1973 से पहले के हैं। तो उसने आर्टिकल जो 13 है, ठीक है, नंबर ऑफ एक्ट्स मतलब 13 एक्ट जो है उसने डाल दिए थे किस में, 9th शेड्यूल में, 1 से लेकर 13 तक। नंबर ऑफ एक्ट्स एंड रेगुलेशंस इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल। 4th अमेंडमेंट एक्ट 1955 आया, उसने 14 से 20 वाले जो एक्ट है वो डाल दिए गए थे। फिर 7th आया 1964 में 21 से 64,
और ये यानी स्टार्टिंग में सिर्फ 13 डाले थे और अब 282 के करीब हो रहे हैं। फिर उसके बाद 34th आया, 39th, 40th, 70, 47, 66, बहुत सारे हैं। वेल, थैंक यू सो मच।